बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट चैप्टर 6 में जो हमारे टॉपिक यूएचएस में उसमें सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आज डिस्कस करेंगे। इसमें आयनिक बॉन्ड जिसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, एग्जांपल से समझते हैं। ये है क्या? सोडियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक नया अंदाज। आप जब कॉन्फ़िगरेशन इस अंदाज में बना लें तो ये पहला शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2। ये सेकंड शेल, आपने लेफ्ट साइड की वैल्यू देखनी है। एस और पी तो सब शेल होते हैं, मैं शेल की बात कर रहा हूँ। ये सेकंड शेल है जिसके लेफ्ट पे 2 लिखा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 8। ये थर्ड शेल है जिसके लेफ्ट में 3 लिखा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 1। तो 2 8 1 इस अंदाज में भी आपको कॉन्फ़िगरेशन बनानी आनी चाहिए। यहाँ पे देख लें, ये पहला शेल कितने इलेक्ट्रॉन 2, ये दूसरा शेल कितने इलेक्ट्रॉन 2 and 6 8, ये तीसरा शेल कितने इलेक्ट्रॉन 5 and 2 7। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर ये दे दे किसी को तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन चला जाए तो दायरा खत्म हो जाता है, फिर ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब 7 तो किसी को देने से रहा, तो एक ये इसके लिए लेना आसान है। लिहाजा सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन में। तो जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर आ गया पॉजिटिव, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उस पर आ गया नेगेटिव। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ये वाली बना लेते हैं 2 8। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। क्लोरीन जो क्लोराइड आयन बन चुका है, इसका भी हो जाएगा 2 8 8। इसका ऑक्टेट भी मुकम्मल हो गया और इसने भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली। तो ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। ठीक हो गया। जब ये केटाइन और एनाइन बन जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपस में अटैच हो जाएंगे और ये आयनिक कंपाउंड में इसी तरह के आयनिक बॉन्ड हुआ करते हैं। अब डिटेल में देखते हैं जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या है। तो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, सोडियम मेटल है। ये क्लोरीन जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल, इलेक्ट्रॉन लेने वाला नॉन मेटल। तो आप ये भी बना सकते हैं डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, क्योंकि मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, क्योंकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे लिखा है। इलेक्ट्रॉन देना इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा है। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप ये डेफिनेशन भी तो बना सकते हैं ना। सेकंड, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड अदर एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा ऑप्शन है तब भी आयनिक बॉन्ड होगा। तीसरा देखें, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे बह गया। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे छोटा यूनिट है ना। असल में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। तो यहां से यहां इलेक्ट्रिसिटी बह गई। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानिब बहती है। तो आप कह सकते हैं सोडियम हायर पोटेंशियल पर है और क्लोरीन लोअर पोटेंशियल पे है। तो एक और डेफिनेशन आप बना सकते हैं, दिस टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एन एटम ऑफ हाई पोटेंशियल एंड एन एटम ऑफ लो पोटेंशियल। अब देखें, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, या जो मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या जो नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो चौथी डेफिनेशन आप बना सकते हैं, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक हो गया। अब जो आयनिक ये बॉन्ड बन जाता है, इन कंपाउंड का फार्मूला आपने कैसे बनाना है, फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड तो हमने समझ लिया और हमने इसकी 4 डेफिनेशन भी देख ली। अब देखते हैं फार्मूला। तो ये जो मेटल्स है ना, पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। इसके साथ ये वाले जो आखिरी ग्रुप में है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप,
और हेलोजन वाला ग्रुप ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जब भी आप बेस्ट आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो पहले ग्रुप का ये हेलोजन वाले ग्रुप से बनेगा, या सेकंड वाले का ये इससे भी बन सकता है। बेस्ट वाला ये पहले का और सातवें वाले का होगा। खैर, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ फार्मूले बनाने। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मैंने आयनिक बॉन्ड बनाना है सोडियम और फ्लोरीन के दरमियान, या मैंने बनाना है सोडियम और सल्फर के दरमियान, या पोटाशियम और ऑक्सीजन के दरमियान, या पोटाशियम और सल्फर के दरमियान, या मैग्नीशियम और सल्फर के दरमियान, एलुमिनियम और Cl के दरमियान, एलुमिनियम ऑक्सीजन के दरमियान, एलुमिनियम सल्फर के दरमियान। बहुत से हम आयनिक कंपाउंड के फार्मूले बनाते हैं। आपने क्या करना है, केटाइन की वैलेंसी लिखनी है और एनाइन की वैलेंसी लिखनी है। केटाइन की वैलेंसी कैसे पता चलेगा, उसका ग्रुप नंबर। पहले ग्रुप का है 1+, दूसरे ग्रुप का है 2+। तो पहले केटाइन की वैलेंसी लिख लेते हैं। सोडियम की 1+, पहले ग्रुप का है। पोटाशियम पहले ग्रुप का है 1+, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का है 2+, एलुमिनियम तीसरे ग्रुप का है 3+, एलुमिनियम तीसरे ग्रुप का है 3+, एलुमिनियम तीसरे ग्रुप का है 3+। तो आपने केटाइन की वैलेंसी क्या लिखनी है, उसका ग्रुप नंबर। एनाइन की वैलेंसी क्या लिखनी है, अगर वो सातवें ग्रुप का हो तो 1-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 1-। अगर वो छठे ग्रुप का है तो 2-, छठे ग्रुप का है 2-, सातवें ग्रुप का है 1-। ये होती है एनाइन की वैलेंसी। तो यहाँ पे फ्लोरीन 1-, सल्फर छठे ग्रुप का है 2-, सल्फर छठे ग्रुप का है 2-, 1-, ऑक्सीजन छठे ग्रुप का है 2-, सल्फर छठे ग्रुप का है 2-। जब आप इनकी वैलेंसी बना लें तो आपने लगाना है मेथड ऑफ क्रॉस एक्सचेंज। इसका क्या मतलब, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, विदाउट एनी साइन। जब नीचे लिखने साइन नहीं, जब एक जैसी हो तो लिखने की जरूरत नहीं। ये बन गया जी NaF, इसका फार्मूला। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, ये बन गया जी Na2S। ठीक है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, ये बन गया जी K2S। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लिख दें तब भी ठीक है। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, जब एक जैसी हो तो लिखने की जरूरत ही नहीं, वैसी कैंसिल आउट होगी, MgS बन गया। इसका 3 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, क्या बन गया AlCl3। इसका 3 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, ये बन गया Al2O3। और इसका 3 इसके नीचे, इसका 2, ये बन गया जी Al2S3। तो इस अंदाज में आपने आयनिक कंपाउंड के फार्मूले बनाने हैं उनकी वैलेंसी से निकाल के। स्टूडेंट, आपको नहायत ही दिलचस्प चीज़ सिखा रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की कितनी ताकत है, वो डायरेक्ट है साइज ऑफ केटाइन के। केटाइन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इनवर्स है साइज ऑफ एनाइन के। एनाइन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना आयनिक बॉन्ड वीक हो जाएगा। चार्ज ऑफ केटाइन और चार्ज ऑफ एनाइन, केटाइन और एनाइन पे जितना चार्ज ज़्यादा आ जाए उतना आयनिक बॉन्ड कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एक ही चीज़ के डायरेक्ट है, बाकी तमाम चीज़ों के इनवर्स है। मैं आपको 1 बाय 1 इसे सिखाता हूँ। साइज ऑफ केटाइन, आप जानते हैं कि एटम का साइज डाउन द ग्रुप हमेशा बढ़ता है। तो लिथियम के मुकाबले में सीजियम, इसका साइज बड़ा है। और अगर आप सेकंड A बना लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अगर जो रेडियम है वो रेडियो एक्टिव होता है, उसे हम डिस्कस नहीं करते, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाया करते। ऐसे ये पहले ग्रुप में फ्रेंशियम भी रेडियो एक्टिव होगी, हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बेरियम का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन बाएं से दाएं साइज कम हो जाता है। तो बेरियम का कम होगा सीजियम का। सीजियम का साइज सबसे बड़ा है जिसने आयनिक बॉन्ड बनाना है। अब साइज ऑफ केटाइन हो गया ना, साइज ऑफ केटाइन बड़ा होना चाहिए। साइज ऑफ एनाइन इनवर्स है, छोटा होगा तो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा ताकतवर बनेगा। छोटा होगा ना साइज ऑफ एनाइन तो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा ताकतवर बनेगा, इनवर्स है। अब इसका मतलब एनाइन ऊपर वाले, इसका साइज ही सबसे छोटा होगा ना, बाकी तो नीचे वाले का साइज बड़ा हो जाता है। या छठे ग्रुप में क्या होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम। तो ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होगा, लेकिन
फ्लोरीन का ऑक्सीजन से भी छोटा है क्योंकि बाएं से दाएं साइज कम होता है। तो आपको पता चला कीटाइन का साइज सबसे बड़ा सीजियम का, इनाइन का साइज सबसे छोटा फ्लोरीन का। बेस्ट आयनिक बॉन्ड किन के दरमियान बनता है भाई? सीजियम फ्लोराइड के दरमियान ये बेस्ट आयनिक बॉन्ड है 92%। क्यों बेस्ट आयनिक बॉन्ड है? क्योंकि इसमें केटाइन का साइज सबसे बड़ा है जितने भी पॉसिबल केटाइन है, एनाइन का साइज सबसे छोटा है जितने भी पॉसिबल एनाइन बन सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैंने अपनी बात को साबित कर दिया। चार्ज ऑफ केटाइन और चार्ज ऑफ एनाइन ये इनवर्स है, ये कम होंगे तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा ताकतवर बनेगा। इस बात का मतलब समझे। मिसाल के तौर पर ये है जी तीसरे ग्रुप का Al3+, इसे आपने क्लोरीन के साथ जोड़ा। ये है जी दूसरे ग्रुप का Mg2+, इसे आपने क्लोरीन के साथ जोड़ा। और ये है पहले ग्रुप का NaCl, इसे आपने क्लोरीन के साथ जोड़ा। तो कौन सा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? भाई पहले ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। तो देखें इसका चार्ज कम है सोडियम का, तो आयनिक बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग है। इसका चार्ज बढ़ गया, आयनिक बॉन्ड वीक है। और इसका चार्ज मजीद बढ़ गया, आयनिक बॉन्ड मजीद वीक हो गया। आप ये ऑर्डर ऐसे बना सकते हैं, NaCl का आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है MgCl2 से और वो मजीद कमजोर हो गया LCl3 वाला। तो कैसे पता चला? मैंने केटाइन का चार्ज देख लिया, इस पे 1+ था, इस पे 2+ था, इस पे 3+ था। जिस पे चार्ज कम था मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आयनिक, जिस पे चार्ज ज्यादा हो गया मैंने कहा ये वीक बॉन्ड होगा आयनिक। ठीक हो गया, आयनिक बॉन्ड के लिहाज से हम चार्ज देख लें। चार्ज ऑफ एनाइन देख लें, ये हम साबित कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा CsF, आप CS को ही जोड़ दें O के साथ, आप CS को ही जोड़ दें N के साथ। ठीक है, तो भाई किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, किसका बॉन्ड वीक होगा, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, हमने अभी देखा है। इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो आयनिक होता ही कोई नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यही है। फ्लोरीन पे चार्ज 1-, ऑक्सीजन पे 2- और नाइट्रोजन पे 3-। तो आपने देखा जिस पे चार्ज कम है एनाइन पे वो स्ट्रॉन्ग है ना, और जैसे चार्ज बढ़ा एनाइन का वैसे ही स्ट्रेंथ कम होगी। यही काम केटाइन पे हुआ था, जिसका चार्ज कम था स्ट्रॉन्ग था, जैसे ही चार्ज बढ़ा वीक हो गया। आगे बात समझ? स्टूडेंट मैंने 3 केस बनाए हैं अपनी इस बात को साबित करने के लिए। 3 किस्म की एग्जांपल्स आ सकती हैं। केस 1 सेम केटाइन, मैं आपको ऑर्डर सिखा रहा हूँ कि किसमें आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और उस ऑर्डर में मैंने केटाइन को सेम रखा है, एनाइन को मैंने चेंज किया है। तो केटाइन को तो आप इग्नोर कर दें, सब में सेम है। अब आपने एनाइन से अंदाज़ा लगाना है, इसमें फ्लोरीन फ्लोराइड, इसमें क्लोराइड, इसमें ब्रोमाइड। आपने देखना है साइज किसका छोटा होता है। तो हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है ना, जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका साइज सबसे बड़ा वो वीक होगा। तो आपने साइज से अंदाज़ा लगा लिया ना, साइज ऑफ एनाइन छोटा, स्ट्रॉन्ग, बड़ा, वीक, उलट। तो NaF सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है इसके मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले में। अब आ जाए दोबारा एक और एग्जांपल। सोडियम मैंने सेम रखा, तो सोडियम को तो इशू ही नहीं है। यहाँ पे फ्लोराइड, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो आप देखें ऑक्सीजन होता है 6ठे ग्रुप में यहाँ पे, फ्लोरीन होता है 7वें ग्रुप में यहाँ पे। तो बाएं से दाएं साइज कम होता है, तो फ्लोरीन का साइज कम है, ऑक्सीजन का बड़ा है। तो फ्लोरीन का साइज कम, लिहाजा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन के मुकाबले में। ये है जी हमारे पास AlF3 और ये है जी AlI3। AlF3 और AlI3 में देखें एल्यूमिनियम केटाइन सेम है, तो आपने किसे देखना है? एनाइन को। फ्लोराइड साइज किसका छोटा होता है? फ्लोराइड का, तो आयनिक बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक हो गया। केस 2 में आ जाए, सेम एनाइन। अब आप देखें, आप इन केस में देखेंगे एनाइन सेम है, यहाँ भी फ्लोराइड, यहाँ भी फ्लोराइड, यहाँ भी फ्लोराइड, यहाँ भी फ्लोराइड, या ऑक्सीजन होगा या कोई भी हो। अब आपने केटाइन को देखना है, साइज ऑफ केटाइन ज्यादा
आयनिक बॉन्ड ज्यादा। मैग्नीशियम बेरिलियम में ये ऐसे होता है ना, सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा है ना, मैग्नीशियम का साइज बड़ा है तो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएगा बेरिलियम के मुकाबले में। KF देख लें, NF देख लें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। पोटाशियम का साइज बड़ा होता है सोडियम से, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब आपने सोडियम पोटाशियम को देखना था, एनाइन तो सेम थे ना, ठीक हो गया। तो आपने गेस किया करना है आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को साइज से। केटाइन का साइज देखना है या एनाइन का साइज देखना है, डिपेंड करता है कौन सा केस है, केटाइन सेम है या एनाइन सेम है उसके मुताबिक। लेकिन चार्जेस की जरूरत आपको कब पड़ेगी, जब केटाइन और एनाइन बिल्कुल दोनों सेम आ जाए, बोथ सेम। इसमें केटाइन लेड है, क्लोराइड, लेड क्लोराइड। अब आपको चार्जेस की जरूरत पड़ेगी। PbCl2 2Cl अगर 2+ इस पे है, PbCl4 इस पे 4+ है। तो आप देख लीजिए, जिस केटाइन का चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो आप देखें PbCl4 पे चार्ज ज्यादा है, स्ट्रेंथ कम है, आयनिक बॉन्ड वीक है। और PbCl2 में चार्ज कम है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने आपको ये जो एग्जांपल सिखाई है आयनिक बॉन्ड की, सेकंड ईयर का जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, इसकी बहुत सी एग्जांपल कवर हुई हैं। वहाँ पे इसका भी जिक्र है कि ये स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाता है, वहाँ पे इसका भी जिक्र है। तो मैंने आपको एग्जांपल से सिखा दिया है कि आपको उन्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट से सीख सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, कौन सा वीक आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट ये देखेगा कि हमें आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ से क्या फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है, हमने देख लिया इस केमिकल में आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें उसका क्या फ़ायदा। आप आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ से उस केमिकल की सोलबिलिटी का अंदाज़ा लगाएंगे। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा वाटर सोलबल होगा, स्ट्रेंथ कम है, सोलबिलिटी कम होगी। आप उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का अंदाज़ा लगाएंगे। अब देखें, इस बात को साबित करते हैं। मैंने ऑक्साइड बनाए हैं पहले ग्रुप के, लिथियम का, सोडियम का, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम का। हमारा इन तमाम ऑक्साइड में A9 सेम है। केटाइन का साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो सीजियम वाला केटाइन सबसे बड़ा, तो जिसका केटाइन ज़्यादा बड़ा, साइज ऑफ केटाइन डायरेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड के। जिसका केटाइन ज़्यादा बड़ा वो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब CsO2 का स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, तो मैं स्ट्रेंथ लिख लेता हूँ, CS आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद रुबीडियम का है, पोटाशियम के ऑक्साइड का है, फिर सोडियम के ऑक्साइड का है और फिर लिथियम के ऑक्साइड का है। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा उसकी सोलबिलिटी भी ज़्यादा। आपने ये सेकंड ईयर में पढ़ा होगा ना, सोलबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नीचे वाले ज़्यादा सोलबल क्यों होते हैं भाई, मैंने आपको आज साबित कर दिया। नीचे वाले ज़्यादा सोलबल क्यों होते हैं, क्योंकि नीचे वाले में केटाइन का साइज बढ़ने की वजह से आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और जैसी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है वैसे सोलबिलिटी बढ़ जाती है। आप इस बात को सेकंड ग्रुप में साबित कर सकते हैं, ये भी आपके सेकंड ईयर में है। सोलबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप ऑफ सेकंड ईयर। देखें कैसे, ऑक्साइड सब में सेम है, आपने केटाइन को चेंज किया है ना। तो जब आपने केटाइन को चेंज किया है तो क्या होगा, केटाइन को चेंज करने पे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लिहाजा जो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वही ऑर्डर सोलबिलिटी का। तो ये इसका ऑर्डर है सोलबिलिटी का। अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड की सोलबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है। बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर इनसोलुबल है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम सोलुबल हैं। ठीक हो गया। तो आपको ये रटा मारने की जरूरत नहीं होती है, हमने कॉन्सेप्ट से सीख लिया कौन सा सोलुबल है कौन सा इनसोलुबल है। ये साइज पे डिपेंड कर रहा है ना आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। अब एक चीज समझे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इस बात को सेकंड ईयर का एक चैप्टर है जिसमें एक एग्जांपल आई है, उससे साबित करता हूँ। देखें, AlF3 एंड AlI3, हम देखेंगे किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका कम। तो आपने क्या देखना है अभी, आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी है। मैंने क्या सिखाया, जिस A9 का साइज बढ़ा उसमें आयनिक बॉन्ड वीक,
आयोडीन का साइज बड़ा होता है ना, लिहाजा ये वाला ऐसे होगा। फ्लोराइड का साइज छोटा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएगा आयोडाइड के मुकाबले में। एल्यूमिनियम तो दोनों में सेम है ना, तो आपने एनाइन को देख लेना है। अब लिहाजा इसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए इससे। और बाकी आपकी बुक में मेंशन किया गया है AlF3 का नियर अबाउट 1290 डिग्री है मेल्टिंग पॉइंट, और AlI3 का 198 डिग्री है। सेकेंड ईयर में आप देख लीजिएगा ये वैल्यू है। तो आप देखें, मैंने साबित किया कि आपको कोई वैल्यूज रटा मारने की जरूरत नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट से ये चीज़ जान लेंगे, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका कम, किसका सोलबिलिटी ज़्यादा, किसकी कम। ऑक्साइड की मैंने आपको सिखा दिया अपने इसी कॉन्सेप्ट से, मैंने आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सिखा दिया है। लेकिन मैंने आपको जो भी बातें सिखाई हैं इसमें आपने एक चीज़ ख्याल रखना है कि ये कॉन्सेप्ट रेडिकल के लिए नहीं है जो ग्रुप ऑफ एटम से बने हो। नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इनके लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ये सिंपल केटाइन और सिंपल एनाइन के लिए है। जो केटाइन या एनाइन ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बने हो ना, जैसे केटाइन है अमोनियम का, एनाइन ये सारे हैं, इनके लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक हो गया। स्टूडेंट देखिए, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, किसी भी केमिकल में कितना आयनिक करेक्टर है कैसे आप निकालेंगे। अगर दो एटम जो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो वो आयोनिक 50% से ज़्यादा होगा, तो आयनिक बॉन्ड वो कंसीडर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 हो तो वो 50% आयनिक है, 50% कोवलेंट है, तो 50-50% की रेशो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो जाए तो वो फिर कोवलेंट कंपाउंड कंसीडर होगा, उसमें आयनिक परसेंटेज 50% से कम हो जाएगी। तो आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे NaCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, Na की 0.9, आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये आ जाएगा 2.3, 1.7 से ज़्यादा आ गया, आप कहेंगे ये आयनिक कंपाउंड है। HCl में देख लें 3.2 माइनस 2.2, ये आ जाएगा 1, 1.7 से कम आ गया, आप इसे कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड है। चाहे इस पे पोलैरिटी आ जाए स्टिल ये कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक हो गया। तो ऐसा शायद ही कोई केस हो जिसमें ये हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपने याद नहीं करनी, सिर्फ चंद एलिमेंट की आपने याद रखनी, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद होनी चाहिए, बाकियों की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन देखिएगा और कुछ एक्सेप्शन भी आप देखिएगा, इनमें क्या एक्सेप्शन आ सकती हैं। विच इज़ करेक्ट अबाउट आयनिक स्ट्रेंथ, MgCl2 स्ट्रॉन्ग है CaCl2 से, NaCl स्ट्रॉन्ग है KCl से, CaCl2 स्ट्रॉन्ग है SrCl2 से, या KCl स्ट्रॉन्ग है LiCl से। तो क्या आपने देखना है, सब में एनाइन तो सेम ही है ना, आपने केटाइन देखना है, जिसका साइज बड़ा हुआ वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप इसका ना ये ग्रुप बना लिया करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो नीचे वालों का साइज बड़ा होता है। तो MgCl2 स्ट्रॉन्ग है CaCl2 से, भाई साइज तो Ca का बड़ा है, तो ये गलत हो गया। NaCl स्ट्रॉन्ग है KCl से, तो बनाए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, K का साइज बड़ा है तो इसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये गलत हो गया। CaCl2 स्ट्रॉन्ग है SrCl2 से, तो Ca कहाँ पे है, ये रहा, SrCl2 ये रहा, इसका साइज बड़ा है, इसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, गलत हो गया। KCl स्ट्रॉन्ग है LiCl से, K नीचे Li ऊपर है, तो जिसका साइज बड़ा वो स्ट्रॉन्ग, ये बात ठीक है। ठीक हो गया। तो आपने किस तरह साइज से अंदाजा लगाना है, केटाइन का साइज जैसे जैसे बड़ा होगा आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वैसे वैसे ज्यादा होगी। विच हैज हाईएस्ट सोलबिलिटी इन वाटर, तो जिसका आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो ज्यादा सोलबल, CaO, MgO, SrO, BeO। और केटाइन एनाइन सेम है, केटाइन देखना जिसका साइज बड़ा हो जाए, तो आप ये दोबारा बनाएं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो जिसका साइज बड़ा है नीचे वाला वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब देखें सबसे नीचे वाला कौन सा है, स्ट्रॉन्शियम, इसकी सोलबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन सोलबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में जो मैंने आपको बताया 99% तो ठीक है,
99% तो ठीक है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस आ जाती हैं फ्लोराइड की। फ्लोराइड, तो जब फ्लोराइड किसी केमिकल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाए तो सोलबिलिटी वाले ट्रेंड में एक्सेप्शन आएंगी, लेकिन फ्लोराइड को छोड़ के बाकी तमाम स्मूथ है। मैंने आपको जैसे सिखाया वैसे आप सोलबिलिटी निकाल सकते हैं, फ्लोराइड वाली आप ऐसे नहीं निकाल सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा। विच हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वही बात है। आप देखें यहाँ पे केटाइन सेम है, A9 देखें जिसका साइज छोटा हो, तो फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा होता है ना, तो फ्लोराइड का AlF3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। ठीक हो गया। आइए स्टूडेंट अब कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास आया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब ये इसे इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये खाली हो जाएगा, इसका नुकसान है, इसके दो पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर ये इसे दे दे तो ये खाली हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि दोनों का नुकसान है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। फिर ये एक नया रास्ता अपनाते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद है कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया बराबर। ये दरमियान के इलेक्ट्रॉन दोनों यूज़ कर रहे हैं, ये वाला भी ये वाला भी, तो ये वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। मिसाल के तौर पे Cl है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा सेल उसके भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसे भी एक चाहिए, इसे भी एक चाहिए, ये इसे दे नहीं सकता, ये इसे नहीं दे सकता, वरना इसके 6 रह जाएंगे। ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन दरमियान में रख लेते हैं, बस एक एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में रखते हैं, बाकी इसके भी वैसे ही हैं और बाकी इसके भी सारे वैसे ही हैं। तो अब दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए और दरमियान में जो शेयर हुए दोनों यूज़ कर सकते हैं, इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे। तो इस किस्म का बॉन्ड जिसमें हर एटम बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ये कोवलेंट बॉन्ड है। HCl को देख लें, इसे एक चाहिए 2 पूरे करने के लिए, इसे एक चाहिए 8 पूरे करने के लिए, दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन रख लेंगे तो इसके 8 पूरे हो गए और इसके 2 पूरे हो गए। ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, दरमियान के इलेक्ट्रॉन दोनों यूज़ करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। आपने तमाम एग्जांपल देखी, मिलने वाले एटम कौन से थे? नॉन मेटल्स। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो नॉन मेटल्स के दरमियान। आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनता था? मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। ऐसे माइंड में रखिएगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर HCl को यहाँ बना लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इसे एक सिंगल लाइन से ऐसे शो कर दिया जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए इसे कहा जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दरमियान के इलेक्ट्रॉन को, ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसे कहा जाता है लोन पेयर। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे कहा जाता है बॉन्ड पेयर। तो शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर, और जो अनशेयर्ड पेयर है वो लोन पेयर बन जाता है, अनशेयर्ड पेयर। तो 2 टर्म है। बॉन्ड पेयर क्या होगा? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। और लोन पेयर क्या होगा? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर नहीं हुआ। जरूरत ही नहीं थी शेयर होने की, शेयर क्यों होता? कोवलेंट बॉन्ड 2 किस्म के हैं पोलैरिटी के हिसाब से, और फिर हम उसके 3 टाइप्स देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से। बिटवीन सिमिलर एटम या बिटवीन डिफरेंट एटम। जब आप एक जैसे एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लाइक H Cl Cl F जो मर्जी बना लें, O डबल बॉन्ड O, तमाम सेम एटम के दरमियान हैं, ये बन जाते हैं नॉन पोलर। इन पे चार्जेस नहीं आते। जब भी आप डिफरेंट एटम के दरमियान बनाएंगे, बिटवीन डिफरेंट एटम 2 केस हैं। अगर वो केमिकल सिमेट्रिकल हुआ, मिसाल के तौर पर CO2 है, देखें 2 एटम डिफरेंट है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन है 2 किस्म के, लेकिन ये सिमेट्रिकल है, दोनों साइड से एक जैसा है। CCl4 है, एटम डिफरेंट है लेकिन सिमेट्रिकल है, दोनों साइड से एक जैसा है, ऊपर नीचे से एक जैसा है। आप ऐसा ही F4 बना लें, ये भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल की निशानी के हर साइड से एक जैसा होगा। तो बिटवीन डिफरेंट एटम और सिमेट्रिकल हो जाए, ये भी नॉन पोलर हुआ करते हैं, नॉन पोलर।
फिर पोलर क्या हुआ करते हैं? बिटवीन डिफरेंट एटम और अनसिमेट्रिकल हो। मिसाल के तौर पे HCl है, इसके अलावा आप एग्जांपल वाटर की बना लें, वाटर है, अमोनिया है, तो ये डिफरेंट एटम है और ये सिमेट्रिकल भी नहीं है, लिहाजा ये हमेशा पोलर हुआ करेंगे, ये हमेशा पोलर होंगे। तो नॉन पोलर के दो केस हो गए, सेम एटम के दरमियान, डिफरेंट एटम के दरमियान सिमेट्रिकल, और पोलर का एक केस हो गया डिफरेंट एटम के दरमियान और अनसिमेट्रिकल। कोवलेंट बॉन्ड की दूसरी किस्म की टाइप्स हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल। अगर हर बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन दे, या आप कह लें कि अगर दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो, तो ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है। इसे सिंगल लाइन से शो किया जाता है। ये इसकी बहुत सी एग्जांपल हैं, HH, Cl, Cl, FF, ये इथेन में, मीथेन में, ये डाइसिलेन है, बिल्कुल इथेन की तरह केमिकल होता है। इन तमाम में सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जब भी हर जुड़ने वाला एटम दो इलेक्ट्रॉन दे, या दरमियान में दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएं, शेयर्ड पेयर, दो पेयर आ जाएं या चार इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 2 पेयर और 4 इलेक्ट्रॉन सेंटर में शेयर हो, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। O2 है, इथीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तमाम डबल की एग्जांपल्स हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जब हर जुड़ने वाला एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे, या टोटल दरमियान में 6 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो दरमियान में, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन में, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड हुआ करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड देखिएगा, जिसे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन एक और 3 हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन एक नाइट्रोजन के पास ना लोन पेयर मौजूद होता है। तो अमोनिया में लोन पेयर मौजूद है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट मुकम्मल है, हर लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और ये लोन पेयर के 8 पूरे। अभी BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है बोरोन का, हर लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 2, 6 हैं, 8 पूरे नहीं है। तो जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, और नाइट्रोजन भी दिल का अच्छा इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर देता है, मुकम्मल नहीं दे रहा बल्कि शेयर कर रहा है, ताकि ये भी उसे इस्तेमाल कर ले। इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, और नाइट्रोजन तो इस्तेमाल कर ही रहा था, वो भी करता रहे। तो ये भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, लेकिन इस बार म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, मतलब कि देने वाला सिर्फ एक है, लेने वाला कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा, वो सिर्फ ले रहा है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, देने वाला सिर्फ एक हो, तो ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आपने पहले कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग थी, एक ये देता था, एक ये देता था, दरमियान में रख लेते थे, बराबर देते थे। अब के बराबर नहीं दे रहे, एक 2 दे रहा है, एक बिल्कुल भी नहीं दे रहा। तो ये हो गया जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो देने वाला है वो डोनर कहलाता है, जो लेने वाला है वो एक्सेप्टर कहलाता है, और जो कंपाउंड या प्रोडक्ट बनता है इसे अडक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला लीवस बेस भी होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे वो लीवस बेस होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला लीवस एसिड भी होता है, और जब एसिड बेस मिले तो क्या बनता है? सॉल्ट। तो ये जो अडक्ट है इसे आप सॉल्ट भी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अमोनिया, जिसके पास लोन पेयर, इसके पास H+ भी आ सकता है, तो अमोनिया उसे इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और ये H+ वो एक्सेप्ट कर लेगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक एरो से शो किया जाता है, जो कि डोनर से एक्सेप्टर की जानिब आपने बनाना है, डोनर से एक्सेप्टर की जानिब। इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। बाज़ दफ़ा स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज आता है, बाज़ दफ़ा नहीं आता। भाई क्यों चार्ज आता है, क्यों नहीं आता? आपने हमेशा डोनर पे पॉजिटिव बनाना होता है विद इन ब्रैकेट, एक्सेप्टर पे हमेशा नेगेटिव बनाना होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, इस ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं आया। यहाँ आपने डोनर पे पॉजिटिव बनाया, एक्सेप्टर पे नेगेटिव बनाया, लेकिन एक्सेप्टर पे तो पहले ही अपना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, लिहाजा एक्सेप्टर का ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया। बाकी इस डोनर का पॉजिटिव तो बचा ना, वो डोनर का पॉजिटिव इस ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा। तो अब आपने याद रखना है किस अडक्ट पे चार्ज आएगा, किस पे नहीं आएगा। अगर रिएक्टेंट न्यूट्रल हो तो अडक्ट पे चार्ज नहीं आता, अगर रिएक्टेंट में से
एक्सेप्टर पे पॉजिटिव चार्ज हो तो अडक्ट पे वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। कौन से डोनर होंगे, कौन से एक्सेप्टर होंगे? तो जिनके पास लोन पेयर होगा या जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो डोनर, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे या जो केटाइन होंगे वो एक्सेप्टर। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। वाटर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, H प्लस इसके पास आएगा तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इसे शेयर कर सकता है इस अंदाज में, और ये बन गया हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। जस्ट लाइक वाटर, अल्कोहल होता है ROH। अल्कोहल में ऑक्सीजन पे भी वाटर की तरह दो लोन पेयर होते हैं और ये H प्लस पास आया तो अल्कोहल का ऑक्सीजन भी अपना एक लोन पेयर, दो में से एक लोन पेयर हाइड्रोजन को शेयर कर सकता है और ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। ये था हाइड्रोनियम। वाटर से बनता है हाइड्रोनियम, अल्कोहल और ईथर से बनेगा ऑक्सोनियम, अमोनिया से बनता है अमोनियम। और ये PH3 फास्फोरस बिल्कुल अमोनिया की तरह की एग्जांपल है, PH3 यहाँ बना सकते हैं, उससे बनेगा फॉस्फोनियम। फॉस्फोनियम कब बनेगा? जब आप यहाँ पे N की जगह P लगा दें ऐसे करके, और यह N की जगह P लगा दें, ये बनेगा PH4 प्लस, इसे फॉस्फोनियम बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आगे देखें, ये ईथर है, ईथर में भी यही काम होगा, ROR और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देगा, ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। ईथर में तो बात क्लियर है, ये जो नया H आया है और OH का जो बॉन्ड बना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन बाकी देखें अल्कोहल में क्या हुआ, अल्कोहल में जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया उसके बाद केमिकल में किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप ये गैस नहीं कर सकते कि इनमें से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है। दो है ना H, दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हर लाइन में इलेक्ट्रॉन दो हैं, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन। अब आप इसे गैस नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली तो आपको पता है आपने ये बॉन्ड बनाया है कोऑर्डिनेट, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली केमिकल को देख के कैसे पता चलेगा कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। आप वाटर की एग्जांपल देख लें, वाटर से जब ये हाइड्रोनियम आयन बना तो यहाँ आपने H लगा दिया, उसके बाद हाइड्रोनियम आयन में अब आपको क्या पता कि भाई कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है? सारे आइडेंटिकल हो गए ना, तो अब आप नहीं बता सकते कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह अमोनिया से जब अमोनियम आयन बना तो आपने ये चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ भी आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि तमाम बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे देख लें, यहाँ पे दो H हैं जिनमें से एक कोवलेंट है एक कोऑर्डिनेट है। आप कहेंगे 50% चांस है कोवलेंट, क्योंकि दो है ना H, और 50% इसमें कोऑर्डिनेट है। आपने परसेंटेज निकाल दी। ठीक हो गया। यहाँ पे तीन H है, तीन में से एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, आप कहेंगे 33.3% कोऑर्डिनेट है और 66.6% क्या है, कोवलेंट। आपने तीन हिस्से कर दिए ना 100 के। यहाँ पे चार H हैं जिनमें से एक कोऑर्डिनेट है, आप 100 के चार हिस्से करें, आप कहेंगे 25% कोऑर्डिनेट है इसमें और 75% कोवलेंट है। तो आप इस अंदाज में परसेंटेज बताएंगे जब भी एक जैसे एटम हो H वगैरह और आपको अंदाजा ना हो कौन सा कोवलेंट कौन सा कोऑर्डिनेट। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है अमाइंस में, जस्ट लाइक अमोनिया। अमाइंस में भी बिल्कुल ऐसे ही बॉन्ड बनते हैं कोऑर्डिनेट। PH3 में, नाइट्रिक एसिड में, ऑक्सी एसिड हैं हेलोजेंस के, HClO4, HClO3, HClO2, इन तमाम में ऑक्सीजन और क्लोरीन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन उन तमाम के डिटेल स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत हमें नहीं है, बस आपने एग्जांपल्स याद करनी है। हमारे कोर्स में बस एग्जांपल्स के नाम ही शामिल है।
स्टूडेंट, किसी भी केमिकल में कौन सा बॉन्ड है ये जानने के लिए आपको उसके ओरिजिन को जानना पड़ेगा, वो किससे बना है। मिसाल के तौर पर NH4+ ये अमोनिया से बना है। जब अमोनिया में नाइट्रोजन पर मौजूद लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये है ना NH4+। तो क्योंकि अमोनिया में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी आ जाएंगे। प्लस जब ये चौथा H आया है ना, तो इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट, तो इसमें 2 किस्म के बॉन्ड हैं। RNH3, RNH2 में ये अमाइंस होते हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन NH3+ मीन्स कि इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो इसमें भी कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट। KCl में आयनिक बॉन्ड होता है। NH4OH में, NH4 तो हमने जान लिया, NH4 में तो आपने जान लिया कि इसमें क्या होगा, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट। और ये NH4 पॉजिटिव और OH, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है, तो इसमें कोवलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है और आयोनिक भी है। ठीक है। NH3 अमोनिया में कौन से बॉन्ड होते हैं, ये NH4OH रह गया, NH4F रह गया। इसमें भी बिल्कुल सेम NH4OH की तरह कोवलेंट, कोऑर्डिनेट एंड आयोनिक। अमोनिया में बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवलेंट। और HF में बॉन्ड होता है कोवलेंट। ठीक हो गया।